हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है पर्व से रिलेटेड। तो ये क्या है? पर्व का फुल फॉर्म होगा पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। ये सेबी द्वारा शुरू किया गया एक प्रणाली है जो निवेशकों की हितों की रक्षा और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्रणाली सेबी पंजीकृत बाजार मध्यस्थों द्वारा किए गए पूर्व प्रदर्शन यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस के दावों की स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करती है। किसके द्वारा विकसित किया गया है इस तंत्र को? तो इसको केयर रेटिंग्स और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से विकसित किया गया है। और ये रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सेवा प्रदाता, इन सभी के द्वारा किए गए पिछले रिटर्न और उससे जुड़े जोखिमों की पुष्टि करेगा। तो ये पर्व से रिलेटेड टॉपिक था, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है चक्रवात दितवाह से संबंधित। तो ये अभी कहाँ आया है? तो चक्रवात दितवाह की वजह से अभी श्रीलंका को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। इसी बीच भारत ने मानवीय सहायता अभियान ऑपरेशन सागर बंधु, ये जरूर ध्यान रखिएगा लोग ऑपरेशन का नाम, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत कार्रवाई को और तेज कर दिया है। मतलब इस ऑपरेशन के तहत भारत ने वहां पे मानवीय राहत कार्रवाई शुरू की है और भारतीय नौसेना ने 4 अतिरिक्त युद्धपोत भेजकर, कौन कौन से युद्धपोत भेजे हैं अभी हाल ही में? आईएनएस घड़ियाल, LCU 54, LCU 51 और LCU 57। तो इन चारों अतिरिक्त युद्धपोतों को भेजकर वहां राहत कार्यों का विस्तार किया है, ठीक है, जिससे संकटग्रस्त आबादी को तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। नवंबर 2025 के अंत में आए इस चक्रवात से श्रीलंका में भीषण बाढ़, भूस्खलन, सड़क व पुल सहित बुनियादी ढांचों का नुकसान, पानी, आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं की गंभीर कमी जैसी चुनौतियों को वहां सामना करना पड़ा है श्रीलंका वासियों को। अब ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में जान लेते हैं। तो ये भारत का तेज मानवीय सहायता मिशन है जिसे चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए शुरू किया गया है। और यह मिशन भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति जो है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन के अनुरूप भारतीय महासागर क्षेत्र में सहयोग और मानवीय सहायता पर केंद्रित है। इस ऑपरेशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 28 नवंबर 2025 को की गई थी और 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने राहत कार्य मजबूत करने के लिए 4 और जहाजों, जो मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, आईएनएस घड़ियाल, LCU 54, LCU 51 और LCU 57 में लगभग 1000 मीट्रिक टन मानवीय सहायता भेजी है। तो ये चक्रवात दितवाह से संबंधित टॉपिक था जिसके तहत भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर वहां पर मानवीय सहायता प्रोवाइड करवाया है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्ञान भारतम पहल से रिलेटेड। तो ये भारत सरकार का एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसे संस्कृति मंत्रालय के अधीन देश की अमूल्य पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए लागू किया जा रहा है। पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि यानी कि मनुस्क्रिप्ट, ये किसी लेखक द्वारा मूल रूप से हाथ से लिखी गई पुस्तक या दस्तावेज होता है। इसमें किसी भी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहले के लोग जो हाथ से पत्रों पर, ताम्रपत्रों पर या पुस्तकों पर, कागजों पर लिखते थे, तो ये वही है पांडुलिपि। तो अब धीरे धीरे कागज खराब होते रहता है, तो इसलिए उसको संरक्षित करने के लिए, डिजिटल रूप से अवेलेबल कराने के लिए ये पहल शुरू किया गया है, ज्ञान भारतम पहल। इस पहल की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? तो ये देश की प्राचीन पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण,
डिजिटलीकरण और प्रसार करना है, जिसमें विज्ञान, दर्शन, साहित्य, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और अनेक अन्य विषयों की दुर्लभ रचनाएं शामिल हैं। सरकार ने वर्ष 2025 से 2031 के लिए 491.56 करोड़ रुपए का निर्धारण किया है इस मेगा परियोजना के लिए। तो कितने राशि को निर्धारित किया गया इस परियोजना के लिए? 491.56 करोड़। अवधि क्या है? तो 2025 से 2031 की अवधि के लिए ये जो किस्त है इसका निर्धारण किया गया है। सरकार ने इस पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए 31 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और अब तक 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से संबंधित। तो वन्य जीव संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने वन तारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक अनंत अंबानी को प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार, ये अवार्ड पाने वाले अनंत अंबानी सबसे कम उम्र के और एशिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी आजीवन प्रतिबद्धता पशुओं और प्रकृति पर वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट टॉपिक है आईएमएफ के एक रिपोर्ट से संबंधित। तो आईएमएफ की जून 2025 की रिपोर्ट ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम माना गया है। इसके अलावा एसीआई वर्ल्ड वाइड की 2024 की रिपोर्ट जो प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम आई थी, उसके अनुसार यूपीआई की ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में लगभग 94% हिस्सेदारी है। तो ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और एनपीसीआई जिसने इसको शुरू किया है यूपीआई को, उसके लिए भी बड़ी उपलब्धि है। तो ये वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम कर रहा है यूपीआई, क्योंकि अब इसको आईएमएफ ने भी दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम माना है। यूपीआई है क्या? तो ये एक रियल टाइम डिजिटल प्रणाली है जिसे एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई के निर्देशन में विकसित किया है। इसे 2016 में शुरू किया गया था और इसके माध्यम से उपयोगकर्ता मोबाइल फोन पर यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड का उपयोग कर किसी भी बैंक खाते में इंस्टेंट धन स्थानांतरण कर सकते हैं। अच्छा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम पर ये काम करता है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम क्या होता है? तो ये वो प्रणाली होता है जिसमें बैंक खातों के बीच तुरंत धन स्थानांतरण हो जाता है। जैसे पहले क्या होता था कि पहले जब हम लोग बैंक में जाके पैसे जमा करते थे तो बैंक कर्मी एक साथ सारे चेक को या फिर वो फॉर्म को रख लेते थे और फिर लास्ट में वो लोग बारी बारी से सबके अकाउंट में पैसे भेजते थे। तो इंस्टेंटली नहीं होता था, कि ऐसा नहीं कि हम अभी फॉर्म जमा किया और तुरंत अकाउंट में पैसा चला गया। लेकिन यूपीआई जो है, इसके यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये तुरंत के तुरंत चला जाता है, सेकंड भर में चला जाता है। तो इसी को कहते हैं रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। मतलब तुरंत अभी आप भेजे और उसी समय उसी टाइम में दूसरे बैंक में जहां आप भेजे हैं वहां पैसा उपलब्ध हो गया। और इसकी विशेषता क्या क्या होती है? यही विशेषता होती है कि तुरंत लेन देन हो जाता है। एक तो तुरंत लेन देन की पुष्टि हो जाती है, मैसेज उनको भी आ गया, आपको भी आ गया कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया, उनको मैसेज आ गया कि उनके अकाउंट में पैसा जमा हो गया। और 24/7 उपलब्धता होती है इसकी, यानी कि 7 दिन 24 घंटे
आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। पहले बैंक में एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतने से इतने बजे तक बैंक खुला रहता है, उसी बीच में आप जमा कर सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरे दिन, या फिर संडे है तो संडे को नहीं हो सकता है क्योंकि संडे को बैंक बंद है। लेकिन ये 24 घंटे और 7 दिन ये फैसिलिटी उपलब्ध रहती है। फिर नगद निर्भरता में कमी। अब किसी के कोई पैसा जमा करने जा रहा है बैंक, और पता चला कि बैंक से पैसे ही गायब हो गए, तो ये भी नहीं है। फोन में पैसा है, अकाउंट में पैसा है, तो कोई चुरा भी नहीं सकता है। हालांकि अभी बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, लेकिन अगर आप सतर्क रहें तो कोई आपका पैसा नहीं छू सकता है। और ट्रांसपेरेंट भी है ज्यादा, हिसाब का लेन देन कभी गड़बड़ी नहीं हो सकता है। एक बार आप डिटेल निकलवाइए, कब कितने तारीख को किस महीने में आपने पैसा जमा किया था, वो सारा डिटेल आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी भी है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा मानवाधिकार दिवस, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे से संबंधित। ये कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसे 1948 में अपनाए गए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर की स्मृति में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2025 दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराता है, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता, वर्ग, लिंग या पहचान का हो। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस लिंग के हैं। सबके लिए गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को ये दोहराता है। 2025 की थीम क्या है? थीम है ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स। ये इस बार की 2025 की थीम है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को आधिकारिक रूप से मानवाधिकार दिवस घोषित किया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी, और ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।